अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है शहज़ाद और आज की इस वीडियो में हम गवर्नमेंट ऑफ पंजाब यानी कि मरियम नवाज़ की तरफ से जो लोगों को सोलर इन्वर्टर्स मिले थे उसकी स्क्रीन की कंप्लीट सेटिंग करना सीखेंगे। उसके जितने भी पैरामीटर्स हैं उसके बारे में डिटेल से जानेंगे कि आपको जो इन्वर्टर मिला है तो आपने इसको किस सेटिंग पे चलाना है, तो आपकी जो इन्वर्टर है वो बेहतरीन सेटिंग पे चलेगा। तो ये मेरे पास सोरोटेक का इन्वर्टर है जो कि 1200 वाट में है। तो काफ़ी लोगों को सोरोटेक के इन्वर्टर्स मिले हैं। अब इसमें कुछ सोरोटेक्स के मिले हैं, कुछ ट्रायोक्स के भी मिले हैं। आपने इसके ब्रांड पे नहीं जाना, आपने इसकी शेप देखनी है कि इसका जो सॉफ्टवेयर वर्जन है या सॉफ्टवेयर डिस्प्ले है उसका कैसा है और इसके बटन कैसे हैं, और साइड पे जो आपको स्टिकर मिल जाएगा आपने ये इसकी रेटिंग देख लेनी है। तो मुझे ये काफ़ी दिनों बाद इन्वर्टर अवेलेबल हुआ है तो इसलिए मैं इसके ऊपर वीडियोस नहीं बना रहा था। तो काफ़ी लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाएं। तो बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे सपोर्ट किया और मैं आपके लिए नई वीडियो जो है आप लेके आया। तो इसकी सेटिंग में जाने के लिए आपको ना मैं थोड़ा सा पहले डिटेल से बता देता हूँ कि ये इसकी सेटिंग है। मैंने कुछ लिख ली है। ये सेटिंग आपको सबसे इम्पोर्टेंट है। सेटिंग नंबर 1 है, सेटिंग नंबर 2 है, सेटिंग नंबर 5 है, सेटिंग नंबर 11 है, सेटिंग नंबर 16 है और सेटिंग नंबर 50 है। ये इसकी इम्पोर्टेंट सेटिंग है जो कि बाय डिफ़ॉल्ट जब कंपनी से ये इन्वर्टर आता है तो इसकी सेटिंग जो है वो आउट हो चुकी होती है, यानी कि उन्होंने अपने लिहाज से की होती है, चाइना के लिहाज से। तो आपने सेटिंग जो है वो अपने घर के लिहाज से करनी है कि आप जो इन्वर्टर है वो किस तरह से चलाना चाह रहे हैं। तो इसकी स्क्रीन पे आते हैं और स्क्रीन पे आके हम लोग इसकी जो सेटिंग है वो बाकी देखते हैं। जैसे ही आप स्क्रीन पे आएंगे तो आपको स्क्रीन पे 4 बटन मिल जाएंगे। ये बटन है इस्केप का। इस्केप का मतलब होता है बैक आना, पीछे हट जाना, और अप का मतलब होता है सेटिंग को आगे पीछे करना, और डाउन का मतलब भी आगे पीछे करना, और एंटर का बटन होता है सेटिंग में एंटर होने के लिए। तो आपने क्या करना है, आपने एंटर वाले बटन को कुछ सेकंड के लिए दबाए रखना है, 3 से 5 सेकंड के लिए। तो आपकी जो सेटिंग है वो ओपन हो जाएगी। ये देखें, अब ये हमारी सेटिंग ओपन हो चुकी है। सेटिंग आपकी जैसे ही ओपन हो तो यहाँ पे सबसे पहले इस्केप की सेटिंग आती है। इस्केप का मतलब है यहाँ पे 0 यानी कि यहाँ से कुछ नहीं होगा। यहाँ पे आप एंटर करेंगे तो आप सेटिंग में दोबारा बैक हो जाएगी। तो इस तरह से आपने सेटिंग, यहाँ से कुछ नहीं होगा, इस तरह से आपने सेटिंग को दोबारा ओपन कर लेना है। अब सेटिंग को जैसे ही आप ओपन करेंगे तो आपने सबसे पहले डाउन वाला बटन दबाना है। तो नंबर 1 सेटिंग है वो हमारे पास आउटपुट सोर्स प्रायोरिटी से कहते हैं, यानी कि आपने सोलर से जो फ़ायदा लेना है या सोलर को चलाना है तो वो कैसे चलाना है। तो यूटीआई का मतलब है कि पहले यूटिलिटी चले, यूटिलिटी का मतलब है वापडा, फिर सोलर चले और फिर आपकी बैटरी इस्तेमाल हो। यानी कि वापडा पहले इन्वर्टर जो है वो वापडा को चलाएगा, और जैसे कि ये देखें बाईपास होके जा रहा है यहाँ पे लोड को, तो पहले वापडा चलाएगा, उसके बाद वापडा अगर चली जाएगी फिर सोलर चलाएगा, तो उसके बाद फिर आपकी बैटरी यूज़ होगी अगर सोलर भी शाम को चला जाएगा। तो इसकी जो सेटिंग है इसमें देख लेते हैं कौन कौन सी ऑप्शन आ रही है। पहली है यूटिलिटी जो कि बाय डिफ़ॉल्ट कंपनी से होके आती है, तो आपने ये नहीं करनी है, आपने सबसे पहले इसको चेंज करना है। अदरवाइज़ आपको सोलर का कोई फ़ायदा नहीं होगा, आपको बिल ही आता रहेगा। इसमें दूसरी है SOL, पहले सोलर चले फिर आपकी वापडा इस्तेमाल हो और फिर बैटरी इस्तेमाल हो, यानी कि वापडा और सोलर मिक्स होकर चलेंगे, शेयरिंग के साथ चलेंगे। और ये सेटिंग सबसे अच्छी है। अगर आप बैटरी बचाना चाह रहे हैं, बैकअप लेना चाह रहे हैं ज़्यादा, और बैटरी भी बचाना चाह रहे हैं और बिल भी बचाना चाह रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा अच्छी जो सेटिंग है वो है SBU, पहले सोलर चले फिर बैटरी चले फिर वापडा इस्तेमाल हो। लेकिन इसमें एक और ऑप्शन आएगी कि आपने इन्वर्टर को बताना है कि आपकी जो बैटरी है SBU में बैटरी पहले सोलर चले फिर बैटरी चले, बैटरी कितनी चले तो वापडा पे शिफ्ट हो जाए, वो 12 और 13 नंबर सेटिंग में आएगा। तो आपने इसको SBU भी कर लेना है। तो जो भी आपको अच्छा लगता है इन दोनों में से वो आपने अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक इन दोनों में से चूज़ करके सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं इसको SUB या SBU कर रहा हूँ, इसको SBU कर रहा हूँ। उसके बाद सेटिंग नंबर 2 आ जाती है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इसके साथ बैटरी लगाई है, लिथियम लगाई है, ट्यूबुलर बैटरी लगाई है या कोई भी ऐसी बैटरी लगाई है, अगर आप इससे बैकअप लेना चाह रहे हैं तो आपने इसके चार्जिंग एम्पेयर सेट करने होती हैं। ये चार्जिंग एम्पेयर हैं, ये DC के हैं। किसी भी बैटरी को, लेड एसिड बैटरी को चार्जिंग एम्पेयर उसकी कैपेसिटी के मुताबिक दिए जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 100 एम्पेयर की बैटरी है तो आपने उसे 10 एम्पेयर से चार्ज करवाना है, और अगर 200 एम्पेयर की आपने 220 एम्पेयर से इसको चार्ज करवाना है। तो चार्जिंग जो है बैटरी की कैपेसिटी पे डिपेंड कर रहा होता है। तो लिथियम बैटरी के लिए चार्जिंग एम्पेयर ज़्यादा भी रखें तो उनको कोई इशू नहीं होता, और जो लेड एसिड बैटरी है उसके लिए अगर आपके पास 100 एम्पेयर की बैटरी तो आपने उसे 20 एम्पेयर से चार्ज करवाना है। 10 एम्पेयर से करवाएंगे तो वो बहुत सारा दिन लगा रहेगा और चार्जिंग आपकी बिल्कुल भी नहीं होगी। तो आपने इसको, अगर आपके पास लिथियम 100 एम्पेयर की बैटरी है तो आपने उसे 50 एम्पेयर कर देना है, और अगर आपके पास ट्यूबुलर बैटरी है तो आपने इसको 40 एम्पेयर पे सेट कर देना है।
ये सोलर और वापडा दोनों की चार्जिंग होती है, यानी कि मोस्टली ये सोलर की चार्जिंग है। और अगर आपके पास कोई और नॉर्मल लेड एसिड या डीप साइकिल बैटरी तो आपने 30 एम्पेयर या इसको 20 एम्पेयर कर देना। 20 एम्पेयर 100 एम्पेयर की बैटरी के लिए है, और जो 30 एम्पेयर हैं ये 180 एम्पेयर या 280 एम्पेयर, इसके दरमियान कोई भी आपके पास बैटरी हो तो आपने इसे 30 एम्पेयर से चार्ज करवाना है। ये होगी सेटिंग। और इसमें जो मैक्सिमम सेटिंग है वो 90 एम्पेयर तक ये कंट्रोल कर लेता है, तो आपने इसे चेंज कर लेना है। उसके बाद सेटिंग नंबर 3 है, ये होती है आपकी इनपुट वोल्टेज रेंज, यानी कि इन्वर्टर को आपने जो वापडा देनी है या जो भी आपने पावर देनी है तो वो किस रेंज के मुताबिक चले। APL का मतलब होता है अप्लाइंसेस, और इसमें एक और सेटिंग आती है UPS, अर्जेंट पावर सप्लाई। अब इसमें होता ये है कि जब आप इन्वर्टर को वापडा देते हैं तो वापडा की जो वोल्टेज रेंज होती है 170 से लेकर 280 वोल्ट के दरमियान इन्वर्टर जब वो पिक करेगा तो वो ये सेटिंग होती है APL वाली। और UPS में ये होता है कि अगर आपके पास कोई कंप्यूटर लगा हुआ है तो जैसे ही लाइट जाएगी, आपका इन्वर्टर अगर वापडा पे चल रहा था, जैसे ही लाइट जाएगी तो जो छोटा सा झटका होता है लाइट का, वो झटका कम लगेगा इसको UPS मोड पे। इन्वर्टर जो है वो 10 मिली सेकेंड के गैप से बैटरी पे शिफ्ट हो जाएगा। तो आपने इसको UPS भी रख सकते हैं और APL भी रख सकते हैं। मेरी माने तो इसको आप APL पे ही रहने दें ताकि वोल्टेज रेंज जो है वो वाइड हो जाए। कल को अगर आपके वोल्टेज कम होते हैं तो ये APL पे भी उठा लेगा और इसको किसी किस्म का कोई जर्क वगैरह भी नहीं लगेगा। और अगर एक चीज़ और मैंने नोट की है कि अगर आप इसे UPS पे करेंगे तो 2 एम्पेयर से चार्जिंग जो है वो हमेशा बैटरियों को करता रहेगा वापडा से, तो आपकी वो बिजली यहाँ पे बिजली भी आपकी सेव हो जाएगी APL मोड में। उसके बाद सेटिंग नंबर 5 आ जाती है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट सेटिंग है। अब इसके बारे में हम काफ़ी डिटेल से बात करेंगे कि जो 5 नंबर सेटिंग है ये होती है बैटरी टाइप की। अब इसमें बैटरी टाइप आपने इन्वर्टर को बताना है कि आपने उसके साथ लिथियम बैटरी लगाई है, ट्यूबुलर लगाई है या ड्राई बैटरी लगाई है। तो AGM जो है वो ड्राई बैटरीज को कहते हैं। ये भी लेड एसिड की एक टाइप होती है, इसके अंदर जेल होती है, तो AGM। और उसके बाद FLD है, यानी कि फ्लडेड कहते हैं पानी वाली को, तेज़ाब वाली को बैटरीज। तो आप अगर आपके पास ट्यूबुलर बैटरीज हैं तो आपने इसको FLD कर लेना है, और अगर आपके पास ड्राई बैटरी है तो इसको आपने AGM कर लेना है। और इसके बाद एक इसमें ऑप्शन यूज़र की भी है कि आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जितने भी वोल्टेज सेट करना चाहें तो वो कर सकते हैं। अब ये जो यूज़र की सेटिंग होती है ये मोस्टली लिथियम के लिए होती है कि अगर आपके पास एक लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी है और एक लिथियम आयन बैटरी है, दोनों में फ़र्क होता है लिथियम आयरन और लिथियम आयन में, तो आप उसके जो 26, 27 और 29 नंबर में वोल्टेज जो है वो सेट कर सकती हैं। तो इन्वर्टर जो है वो उसको यूज़ पे रख के इसको चार्जिंग करवाएगा, यानी कि जो बल्क चार्जिंग, फ्लोट चार्जिंग के जो एल्गोरिदम होता है वो लिथियम के मुताबिक उसको चार्ज करवाएगा। और उसके बाद एक ऑप्शन आती है लिथियम बैटरी। अब इस इन्वर्टर में लिथियम बैटरी की सपोर्ट मौजूद है सिर्फ सॉफ्टवेयर के अंदर, और अगर आप इसके BMS की पोर्ट देखें तो आपको BMS की पोर्ट जो है वो नहीं मिलेगी। ये देखें मैंने इसको ओपन कर लिया है, ये देखें ये कॉम की पोर्ट बनी हुई है और साथ यहाँ पे उन्होंने केबल उतारी हुई है जो इसकी BMS की लगेगी। ये आप नीचे से भी देख लें ये, और इसकी मैं बाकी फर्दर वीडियो जो अपलोड करूँगा तो वो आप इसमें देख लीजिएगा। तो यहाँ पे उन्होंने लिथियम की जो पोर्ट है वो उन्होंने यहाँ पे उतारी हुई है, तो इसका मतलब आप इसके साथ लिथियम बैटरी लगा सकते हैं। और इसमें आपने कम्युनिकेशन आपने नहीं करवानी, कम्युनिकेशन इसमें होगी भी नहीं क्योंकि इसके अंदर BMS की जो पोर्ट है वो नहीं। आप पोर्ट जो है वो बाय करके भी लगा सकते हैं या कंपनी से रब्ता करके इसकी पोर्ट जो है वो करवा सकते हैं। तो अभी मैंने लिथियम पे किया, देखें कोई एरर नहीं आ रहा अभी तक। तो इसके बाद हम लोग उसको चेंज कर लेते हैं। काफ़ी लोग ये भी कह रहे थे कि बैटरी का बैकअप जो है वो नहीं मिल रहा, तो मोस्टली सर्दियों में ये होता है कि जितनी भी लेड एसिड बैटरीज हैं उनका बैकअप जो है वो कम हो जाता है क्योंकि उसकी जो प्लेट्स हैं वो हार्ड हो जाती हैं सर्दी की वजह से। तो आपने उसको क्या करना है, यूज़र पे करके ना जितने भी आगे 26, 27 और 29 नंबर 26, 27 नंबर जो सेटिंग आएगी उसको आपने ज़्यादा से ज़्यादा कर देना है। तो इसमें ये होगा कि आपकी बैटरी के बल्क चार्जिंग, फ्लोट चार्जिंग बढ़ जाएंगी और बैटरी अपने अंदर ज़्यादा से ज़्यादा करंट स्टोर करेगी जो कि सर्दियों में आपको काम आ जाएगी। तो अब मैं इसको FLD कर रहा हूँ। अगर आपके पास लिथियम बैटरी है तो आपने इसको यूज़ पे करके या इसको LIB पे करके छोड़ देना, तो ऑटोमेटिकली जो सेटिंग है वो लिथियम की उठा लेगी। अगर सेटिंग ना उठाए तो आपने फिर उसके पैरामीटर जो है वो कंपनी की बैटरी के मुताबिक इसको चेंज करनी है। तो इसमें ये होता है कि इन्वर्टर जो है, इन्वर्टर को ये पता लग जाता है कि उसने जो चार्जिंग है वो बैटरियों को किस लिहाज से करवाना है, क्योंकि लिथियम बैटरियों को चार्जिंग जो है वो उनका एल्गोरिदम और होता है और जो लेड एसिड बैटरीज है उनका चार्जिंग एल्गोरिदम जो है वो थोड़ा सा और होता है। तो ये इंपॉर्टेंट सेटिंग थी जो मैंने आपको डिटेल से बता दी। तो उम्मीद है आपको ये इसमें काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा 5 नंबर सेटिंग के। उसके बाद सेटिंग नंबर 6 आ जाती है, यह ओवरलोड की। अगर आपका इन्वर्टर जो है 1200 वाट से आप लोड इसके ऊपर बढ़ाते हैं तो ये ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट हो जाएगा, तो आपने इसे डिसेबल कर देना कि इन्वर्टर रीस्टार्ट ना हो।
उसके बाद ओवर टेम्परेचर है आपके इन्वर्टर का, अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो गया, बाहर गर्मी ज़्यादा है, आपने ममटी में लगाया हुआ, तो इसका टेम्परेचर जैसे ही कोई 60 क्रॉस करेगा तो ये रीस्टार्ट होना शुरू हो जाएगा, तो आपने इसे भी डिसेबल कर देना है। उसके बाद सेटिंग नंबर 9 है, ये आपकी फ्रिक्वेंसी है। नॉर्मली पाकिस्तान में फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्ज से रखी जाती है। अब ये जो फ्रिक्वेंसी है ये उस वक्त काम करेगी जब आपने सिर्फ सोलर और बैटरी चलाया होगा। अगर आपके इन्वर्टर के अंदर वापडा यूज़ हो रही है तो फिर ये जो वापडा की फ्रिक्वेंसी होगी वही फ्रिक्वेंसी आपकी इधर काम आएगी, ये कोई सेपरेट फ्रिक्वेंसी नहीं होगी। तो अगर आपके पास कोई ऐसी हैवी मोटर है जो इसके ऊपर नहीं चल रही, तकरीबन 700 वाट की, 800 की वाट की, बहुत ज़्यादा वो फ्रिक्वेंसी लेती है, तो आप इसकी फ्रिक्वेंसी को चेंज भी कर सकते हैं। नॉर्मली रिकमेंड किया जाता है कि आपने इसको चेंज नहीं करना, अदरवाइज़ आपकी जो बाकी अप्लाइंसेज हैं वो ख़राब हो सकती हैं। तो इसको आपने 50 हर्ट्ज ही रखना है। उसके बाद सेटिंग नंबर 10 है, ये आपके आउटपुट वोल्टेज है। अब ये वो वोल्ट है जब आपका इन्वर्टर बैटरी मोड पे या सोलर मोड पे काम कर रहा होगा, यानी कि डीसी करंट को एसी करंट में कन्वर्ट कर रहा होगा, तब ये वोल्ट काम आएंगे। अगर आपके वापडा इनपुट है, वापडा आ रही है, तो फिर ये वोल्ट काम नहीं करेंगे, फिर वही वोल्ट आएंगे जो वापडा के पीछे से वोल्ट आ रहे हैं, क्योंकि इसने सिर्फ बाईपास करना है या इसने शेयरिंग करके करंट आगे देना है। तो इसमें नॉर्मली जो है वो 220 वोल्ट जो होते हैं, और उसके बाद 230 जो है कि बाय डिफ़ॉल्ट रखे जाते हैं, और उसके बाद 240 वोल्ट है। अब ये जो अगर आपके पास ऐसी मोटर है जो कि स्टार्ट नहीं हो रही, तो आपने इसके वोल्टेज को ज़्यादा कर लेना। अब वोल्टेज को ज़्यादा इसलिए करना है कि मोटर आपकी चूँकि दूर लगी हुई है, तो उसकी जो तारें हैं वो काफ़ी लंबी होंगी, तो वोल्टेज ड्रॉप हो जाते हैं। तो अगर मोटर तक वोल्टेज जो है वो तकरीबन, अगर आप इसको 240 रखेंगे ना, तो मोटर को मैक्सिमम भी कोई 232-33 वोल्ट पहुंचेंगे, और उस पर आपकी मोटर जो है वो अच्छा परफॉर्म करेगी। नॉर्मली इसे 230 रखा जाता है, क्योंकि जो पाकिस्तान में जो ग्रिड के वोल्टेज हैं वो 220 होते हैं। चूँकि ये डीसी से एसी कन्वर्ट हो रहा था तो इसमें लॉस हो रहे होते हैं, इसलिए इसको 230 रखा जाता है, ताकि कोई लोड डालेंगे भी तो वोल्टेज अगर ड्रॉप भी होते हैं तो वो 220 तक नॉर्मली आ ही जाएंगे, इसलिए इसको 230 रखा जाता है। तो इसको आपने भी 230 ही रखना है, 220 आपने नहीं करना। 220 करेंगे तो वो और कम हो जाएंगे जब आप इसके ऊपर लोड डालेंगे, तो इसको आपने 230 रखना है। अगर आपके पास कोई ऐसी मोटर है तो फिर आपने इसको 240 करना है, अदरवाइज़ आपने इसको चेंज नहीं करना। तो अब मैं इसको 230 पे बाय डिफ़ॉल्ट सेट कर रहा हूँ, और उसके बाद सेटिंग नंबर 11 आ जाती है। अब ये जो सेटिंग ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सोलर लगाने के बाद लोगों को काफ़ी ज़्यादा बिल आ रहा होता है, तो बिल से बचने के लिए आपने इसकी सेटिंग जो है वो कर लेनी है। अब इसकी सेटिंग जो है ये यूटिलिटी है, यानी कि वापडा की चार्जिंग है। अब ये 2 नंबर सेटिंग और 11 नंबर सेटिंग मिल के काम करती है। आपने 2 नंबर सेटिंग को ज़्यादा रखना है और इसको कम रखना है। तो इसको अगर आपने आपके हाँ लोड शेडिंग ज़्यादा है तो आप इसको 10 एम्पेयर पे कर लें, अगर आप बिल बचाना चाह रहे हैं और अच्छा सिस्टम चाह रहे हैं तो इसको 2 एम्पेयर पे कर लें। तो मैं इसको नॉर्मली 2 एम्पेयर पे कर रहा हूँ, और मैं ये फ़र्ज़ कर रहा हूँ कि मेरे पास लिथियम बैटरी लगी है। मैं भी आपको यही रिकमेंड करूँगा कि बजाय इसके आप तेज़ाब वाली बैटरी लें, वो इसके ऊपर सही परफॉर्म नहीं करेगी। इसके ऊपर आप लिथियम बैटरी लगाएं तो आपको अच्छा रिज़ल्ट और अच्छी प्रोडक्ट मिलेगी। उसके बाद यहाँ पे सेटिंग नंबर 11 आ जाती है। ये सेटिंग आपकी अब बैटरी की परसेंटेज आ रही है, क्योंकि मैंने इसको LIB सेलेक्ट किया हुआ है, तो इसको हम लोग चेंज कर लेते हैं। अब इसमें जो 12 नंबर सेटिंग है वो ये बताती है कि आपने अगर सेटिंग नंबर 1 में SBU रखा हुआ है, पहले सोलर और फिर बैटरी और फिर यूटिलिटी, तो फिर उस पर आपने ये वोल्टेज सेट करने हैं। बैटरी को इन्वर्टर को बताना है कि बैटरी किस वोल्टेज पे जाके इन्वर्टर जो है वापडा पे शिफ्ट हो जाए, तो वो आपने वोल्टेज सेट करते हैं। इसको आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक रख सकते हैं, अपने वोल्टेज से सेट करना है। अब ये इन्वर्टर जो है 10.5 से 15 वोल्ट के दरमियान परफॉर्म करता है, तो आपने बैटरी की कैपेसिटी के मुताबिक इसको चेंज कर लेना है। नॉर्मली ये 11 11.5 ही रखे जाते हैं। उसके बाद सेटिंग नंबर 13 है कि बैटरी जो है वो कितने वोल्ट तक चली जाए तो आपका इन्वर्टर जो है वो वापडा को लेना छोड़ दे। यानी कि सेटिंग नंबर 1 में आपने SBU रखा होगा, पहले सोलर फिर बैटरी और फिर यूटिलिटी, तो फिर आपने इसको बताना है कि अगली मॉर्निंग में बैटरी इस लेवल तक जैसे जाए तो वापडा को लेना छोड़ दें। तो उसके बाद सेटिंग नंबर 16 है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेटिंग है कि आपने बैटरियों को चार्ज कैसे करवा रहा है। तो बाय डिफ़ॉल्ट देखें कंपनी ने सोलर और वापडा दोनों मिल के चार्जिंग करवाई हुई है, इनके इससे आपको बहुत ज़्यादा बिल आएगा। आपने सबसे पहले दूसरे नंबर पे इस सेटिंग को चेंज करना है। अब इसमें सेटिंग एक है OSO, इसका मतलब ओनली सोलर से चार्जिंग हो, और उसके बाद एक सेटिंग है आपकी वापडा से चार्जिंग हो। पहले वापडा से हो, वापडा नहीं है तो फिर सोलर से चार्जिंग हो, और उसके बाद CSO, पहले सोलर से हो फिर आपकी वापडा से चार्जिंग हो शाम के टाइम जब सोलर चला जाएगा। तो इसमें जो सबसे बेस्ट सेटिंग है वो CSO है, पहले सोलर से चार्जिंग हो, सोलर चला जाए तो फिर आपकी जो चार्जिंग है वो वापडा से शुरू हो जाए। और अगर आपने चार्जिंग एम्पेयर 2 नंबर और 11 नंबर में सेट रखे हैं तो आपकी बैटरी जो है वो बेहतरीन चार्ज होगी। और 5 नंबर सेटिंग को आपने FLD बैटरी के मुताबिक रखा हो तो आपकी बैटरी आपको बैकअप अच्छा देगी और बेहतरीन चार्ज होगी। उसके बाद सेटिंग नंबर 18 आ जाती है, ये आपकी अलार्म कंट्रोल की। अगर आपकी इसके अंदर कोई अलार्म वगैरह ये जो आवाज़ आती है टी की, वो आपने बंद करनी है, बीप वगैरह आती है तो वो आप इससे ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो नॉर्मली ये बीप ऑन होता है, ये बीप ऑन लिखा हुआ है।
उसके बाद सेटिंग नंबर 19 आ जाती है, ये आपकी ऑटो रिस्टार्ट टू डिफ़ॉल्ट डिस्प्ले स्क्रीन है। यानी कि अगर आपने इसको यहाँ पे FEP कर दिया है तो आपकी स्क्रीन जो बैक करेंगे ना, तो यहाँ पे आपने ये छोड़ दिया, यानी कि PB के वोल्टेज छोड़े हैं, यहाँ पे छोड़ा है ये बटन दबा के, तो यहाँ पे ही रुका रहेगा, इससे आगे नहीं जाएगा। उसके बाद सेटिंग नंबर आपकी 20 आ जाती है, ये आपकी बैकलाइट कंट्रोल के, यानी कि इन्वर्टर की स्क्रीन जो ऑन हो रही है तो आपने इसको ऑफ़ करवाना है तो आप इसको ऑफ़ भी करवा सकते हैं, ये नॉर्मली ऑन ही रखी जाती है। उसके बाद सेटिंग नंबर 22 आ जाती है, ये आपकी अलार्म ऑन की है, यानी कि इन्वर्टर के अंदर वापडा आएगी या जाएगी, सोलर आएगा जाएगा तो ये आवाज़ निकालेगा। तो आपने इसकी आवाज़, अगर आपको पसंद है आवाज़ें तो इसको रख लें, अगर नहीं पसंद मेरी तरह तो आप इसको ऑफ़ कर दें। उसके बाद 22 नंबर सेटिंग है कि बाईपास डिसेबल। इन्वर्टर के ऊपर जैसे ही कोई ओवरलोड होगा, अगर आपका इन्वर्टर बैटरी की मोड के ऊपर चल रहा था, सोलर और बैटरी पे, तो जैसे इसके ऊपर कोई ओवरलोड होएगा, कोई ज़्यादा आप चीज़ चलाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली वापडा पे शिफ्ट हो जाएगा। तो नॉर्मली ऐसा इस इन्वर्टर में होता नहीं है, ये वोल्ट्रॉनिक का इन्वर्टर है तो इसमें इस तरह की कोई सेटिंग काम नहीं करती। उसके बाद सेटिंग नंबर 25 आ जाती है, ये आपकी रिकॉर्ड फॉल्ट की है, यानी कि आप इस इन्वर्टर के अंदर कोई भी फॉल्ट आता है तो ये अपने आप फॉल्ट को रिकॉर्ड कर लेगा, तो इसको इनेबल ही रखा जाता है। उसके बाद सेटिंग नंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट आ जाती है, ये भी 26 नंबर सेटिंग है, ये आपके बल्क चार्जिंग वोल्टेज है। अब अगर आपने बैटरी को AGM 5 नंबर में AGM और FLD या LI रखा हुआ है तो आप इसे चेंज नहीं कर सकते, वो ऑटोमेटिकली उठा लेगा। अगर आपने इसको यूज़र पे रखा हुआ है तो आप इसकी सेटिंग को चेंज कर सकते हैं। बल्क चार्जिंग जो वोल्टेज है वो नॉर्मली हर बैटरी के ज़्यादा अलग डिफरेंट रखे जाते हैं। अगर आपके पास ट्यूबुलर बैटरी है तो उसके जो वोल्टेज हैं वो 14.8 रख लें या 15 भी रख लें तो चल जाता है, क्योंकि सर्दियों में ये वोल्टेज ज़्यादा रखे जाते हैं और गर्मियों में आपने कोशिश करना है कि इसको कम करना है। तो ये सिर्फ आपने उस वक्त चेंज करना है जब आपके पास कोई ऐसी बैटरी हो जिसका आपको पता ना हो, या सर्दियों में आप इसके वोल्टेज बढ़ाना चाहते हो तो आपने इसके वोल्टेज को जो वो बढ़ाना है। तो ये मैक्सिमम जो है वो 15.3 तक जा रहा है, तो आपने इसको ट्यूबुलर बैटरी के लिए 14.9 कर लेने हैं बल्क चार्जिंग वोल्टेज को। और उसके बाद अगर आपके पास कोई नॉर्मल बैटरी तो आपने इसे 14.2 कर लेना है या 14.4 कर लेना है, इससे ज़्यादा आपने नहीं करना। और अगर सर्दियाँ हैं तो फिर आप इसको चेंज कर सकते हैं। ये वो वोल्ट होते हैं जिस वोल्ट पे आपने बैटरी को चार्ज करवाना है, यानी कि अगर 12 वोल्ट की बैटरी है तो उसको 12 वोल्ट से चार्जिंग कभी भी नहीं होगी, तो उसको आपने चार्जिंग ज़्यादा देनी होगी तब होगा। और उसके बाद फ्लोट चार्जिंग है। फ्लोट का मतलब है बैटरी किस लेवल तक आए तो आपका इन्वर्टर जो है उसको थोड़ा थोड़ा करंट देता रहे, उस लेवल तक मेंटेन रहे, क्योंकि जो लेड एसिड बैटरी हैं वो पड़ी लो हो जाती हैं, तो उसको मेंटेन करने के लिए फ्लोट वोल्टेज दिए जाते हैं। तो ये नॉर्मली लेड एसिड में दिए जाते हैं। और अगर आपके पास लिथियम बैटरी है तो उसको फ्लोट की ज़रूरत नहीं होती, वो नॉर्मली खुद ही मैनेज कर रहा था। तो आपने इसके, अगर आपके पास लिथियम बैटरी है तो आपने बल्क चार्जिंग यानी कि 26 नंबर सेटिंग और 27 नंबर सेटिंग को सेम कर देना है। तो ये रूल होता है लिथियम बैटरी के लिए। उसके बाद कट ऑफ होती है कि बैटरी को किस लेवल तक आपने कट ऑफ करवा देना है, यानी कि बैटरी अगर 12 वोल्ट की आपके पास बैटरी है ट्यूबुलर या लेड एसिड या लिथियम, तो आपने कंपनी रिकमेंड करती है कि उसको आपने इस वोल्टेज तक आपने ख़त्म कर देना है। उसके बाद अगर वोल्टेज से नीचे जाएगी बैटरी की लाइफ कम हो जाएगी। और अगर आपके पास लिथियम बैटरी लगी है तो आप इससे नीचे जाएंगे तो बैटरी जो है वो डेड हो जाएगी, आपको दोबारा जो है एक्सटर्नल चार्ज करना पड़ेगी। तो इससे बैटरी के साइकिल भी डिस्टर्ब होते हैं अगर आप इसकी वोल्टेज बहुत कम रखते हैं लिथियम के केस में और नॉर्मल लेड एसिड के केस में। और एक और लोगों का सवाल आता है कि ये जो लेड एसिड बैटरीज हैं तेज़ाब वाले, ये UPS पे ज़्यादा काम देती हैं, बैकअप देती हैं, इन्वर्टर पे कम देती हैं। तो उसकी भी वजह यही होती है कि ये इन्वर्टर जो है इसका मेन काम होता है बैटरी को सेव करना और बैकअप देना। तो ये बैटरी को 10.3 वोल्ट पे जाके छोड़ देता है, यानी कि बैटरी की लाइफ बढ़ेगी। अगर आप UPS क्या करता है, बैटरी को बिल्कुल खाली कर देता है, वो तकरीबन 6-7 वोल्ट तक ले जाता है। तो नॉर्मली ऐसा नहीं किया जाता, बैटरी की लाइफ कम हो जाती है। उसके बाद सेटिंग नंबर 30 शुरू हो जाती है, 30 से आगे ऑनवर्ड जाती जाएगी तकरीबन 37-38 तक। ये इक्वलाइजेशन की सेटिंग है, इसके ऊपर मैं एक डिटेल से वीडियो बना दूंगा। इक्वलाइजेशन क्या होती है? इक्वलाइजेशन ये होती है कि बैटरी आपकी काफ़ी पुरानी हो गई है, बैकअप नहीं दे रही, तो उसकी प्लेट्स के अंदर सल्फोनेशन हो जाती है, सल्फ्यूरिक एसिड जमा हो जाता है, तो उसको निकालने के लिए वो इक्वलाइजेशन ऑन की जाती है। ये इक्वलाइजेशन डिसेबल है, यानी कि आप इसे इनेबल करवा सकते हैं। उसके बाद इक्वलाइजेशन के वोल्टेज होते हैं, उसके बाद आपका इक्वलाइजेशन का टाइम होता है, और उसके बाद आपका इक्वलाइजेशन का ये पीरियड होता है कि 120 मिनट बाद या 120 दिनों के बाद ये आपका आएगा। और उसके बाद ये 30 दिनों बाद इक्वलाइजेशन दोबारा ऑन होगी, तो ये आप इसे चेंज भी कर सकते हैं। आपने न्यू बैटरी के लिए इसको नहीं छेड़ना 30 नंबर से ऑनवर्ड, और लिथियम के लिए आपने इसको नहीं छेड़ना। आपने सिर्फ ट्यूबुलर या तेज़ाब वाली बैटरी अगर ख़राब हो गई तब आपने इसको चेंज करना है, या फिर आपको बैकअप कम दे रही है सर्दियों में तब आपने इसको चेंज करना है, अदरवाइज़ इसको आपने चेंज नहीं करना। उसके बाद इमीडिएट इक्वलाइजेशन है कि अगर आप इक्वलाइजेशन अभी से इनेबल करवाना चाहते हैं उसको इनेबल करवा लें। उसके बाद सेटिंग नंबर 14 आ जाते हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सेटिंग है।
अब ये जो सेटिंग है ये आपको ये बताएगी कि बैटरी, अगर आपका इन्वर्टर बैटरी मोड पे काम कर रहा है तो इसके आपने जो डिस्चार्जिंग करंट है वो कितना रखना था। नॉर्मली जो BLC ये ऑफ ही रखा हुआ है, तो आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पे ये देखें, ये 10 एम्पेयर है, यानी कि बैटरी से 10 एम्पेयर से ज़्यादा करंट नहीं निकलेगा। जैसे ही करंट निकलेगा तो ये इन्वर्टर आउटपुट को बंद कर देगा या खुद बंद हो जाएगा। तो इसको आपने चेंज नहीं करना। अगर आपके पास कोई ऐसी बैटरी है तो आप उसके एम्पेयर लॉक करना चाहते हैं तो आप इसको 50-60 एम्पेयर कर सकते हैं कि बैटरी की लाइफ बढ़ेगी। तो इससे ज़्यादा बैटरी से जैसे ही 50 एम्पेयर से ज़्यादा करंट निकलेगा तो इन्वर्टर निकालने ही नहीं देगा, तो उसको बंद कर देगा। तो लिथियम के केस में आपने इसको नहीं छेड़ना, आप इसको नॉर्मली ऑफ ही रखें तो सबसे ज़्यादा अच्छा है। उसके बाद सेटिंग नंबर 42 आ जाती है, ये है अर्थ, EAR लिखा हुआ अर्थ, यानी कि आपका जो बाहर वापडा वाला मीटर होता है तो उसकी अर्थ की लाइट ऑन हो चुकी होती है। तो आपने इसकी सेटिंग को चेंज करके आगे पीछे करके इसकी अर्थ की लाइट को ऑफ़ कर लेना। नॉर्मली होता ये है कि इस इन्वर्टर के अंदर फेज़ का करंट और न्यूट्रल का करंट सेपरेट जा रहा होता है। तो नॉर्मली ऐसा होता है कभी कभी जो न्यूट्रल की वायर है उसके अंदर भी थोड़ा सा फेज़ आना शुरू हो जाता है, तो वो कुछ मिली एम्पेयर का गैप आना शुरू हो जाता है। उस गैप को फिल करने के लिए ये सेटिंग जो है वो की जाती है। तो आपने इसको चेंज करके सेट कर लेना अगर आपकी अर्थ की लाइट ऑन हो चुकी है। तो उसके बाद सेटिंग नंबर 43 है, ये देखें इतना अच्छा फीचर है इस इन्वर्टर के अंदर। ग्रिड फीडिंग की भी ऑप्शन है कि अगर आपने वापडा को वापस करंट भेजना है तो आप इसको इनेबल करवा सकते हैं। नॉर्मली ये डिसेबल ही रखा जाता है। अगर आपका ग्रीन मीटर लगा हुआ तो आप इसको इनेबल करवा लें, अदरवाइज आप इसने इनेबल नहीं करवाना। और इसके साथ 4 पैनल्स आप लगा सकते हैं 585 वाट के, 2000 इनपुट वाट आप इसे दे सकते हैं। इसको आपने डिफ़ॉल्ट ही डिसेबल रखना है। उसके बाद सेटिंग नंबर 44 आ जाती है। अब ये आपकी रिकनेक्शन डिले टाइमर है, यानी कि आपने इन्वर्टर को वापडा दी है, पहले इन्वर्टर सोलर पे और बैटरियों पे चल रहा था, तो आपने जैसे ही इसके अंदर वापडा इनपुट दी है तो कितने सेकंड बाद आपकी वापडा इन्वर्टर उठा ले, ये टाइमर होता है सेकंड में। अब ये 10 सेकंड बाद इन्वर्टर वापडा को उठाएगा। तो आपने अगर ऐसे करना तो कर लें, अदरवाइज़ इसको डिसेबल ही 0 ही रहने दे तो सबसे अच्छा है। उसके बाद सेटिंग नंबर 45 आ जाती है। अब ये जो सेटिंग है ये ज़ीरो एक्सपोर्ट की सेटिंग है कि अगर आपके वापडा वाले मीटर में रिवर्स की लाइट ऑन हो चुकी है तो आपने उसको ऑफ़ करवाना है, और ग्रिड फिटिंग भी आपकी ऑफ़ है तो आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं यहाँ पे। नॉर्मली इसमें भी वही होता है कि अगर आपका इन्वर्टर जो है वो कभी कभी ये होता है कि फेज़ में बैक करंट देना शुरू कर देता है, तो इन्वर्टर को ये बताया जाता है कि आपने इतने मिली एम्पेयर का गैप रख के ज़ीरो एक्सपोर्ट करनी है, यानी कि एक्सपोर्ट नहीं करना, वापडा को करंट वापस नहीं भेजना। तो ये नॉर्मली ये जो है वो जो अम्पेयर हैं ये एडजस्ट किए जाते हैं। तो आपने इसको एडजस्ट कर लेना इन्वर्टर की लाइट को देख के बाहर वापडा वाली। उसके बाद सेटिंग नंबर 50 आ जाती है। ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट सेटिंग। आपने अगर इन्वर्टर ले लिया है तो आपने इसको नॉर्मली इनेबल कर लेना है। अब ये इन्वर्टर चूँकि ये PV के इन्वर्टर्स हैं, बैटरी पे जो है उन्होंने डिफ़ॉल्ट ऑफ रखा हुआ, आप ये सिर्फ सोलर और वापडा से चलते हैं ज़्यादातर, उन्होंने प्रेफरेंस दी हुई है। तो आपने इस बैटरी को इनेबल करवा लेना। बैटरी इनेबल हो गई तो इन्वर्टर बैटरी को सही चार्ज करेगा, बैटरी को उठाएगा और आपको बैकअप देगा। तो नॉर्मली ये बाय डिफ़ॉल्ट डिसेबल होती है, ये बंद होती है। तो आपने इसको यहाँ पे लाजमी इसको चेंज कर लेना है। चेंज करेंगे तो आपका जो इन्वर्टर है वो बेहतरीन काम करेगा, बैटरी को सही उठाएगा, बैटरी को चार्ज करेगा और आपकी बेहतरीन सेटिंग जो है वो काम करेगी। इस तरह से आपका यहाँ पे ये चीज़ें जो है नॉर्मली ये हर चीज़ जो है वो आना शुरू हो जाएगी यहाँ पे सोलर वापडा। तो ये थी हमारी कंप्लीट वीडियो जिसमें मैंने आपको इसके तमाम पैरामीटर जो हैं वो सिखाए, और आपको उम्मीद है काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। और इसके साथ आपको एक इजाफा करता चलूँ कि इसके साथ गवर्नमेंट ने एक ये पेज दिया हुआ, यहाँ पे ये देखें सेटिंग नंबर 1 को SUB SBU और यूटिलिटी वगैरह दिया हुआ है। इनके USB जो है वो UTI सेम है और SUB जो है वो भी सेम है, यानी कि ये अल्टरनेट नाम है। इन्वर्टर में ये लिखा होगा तो आपने ये समझ लेना, ये लिखा होगा तो आपने ये समझ लेना। और वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर कर लें, और चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब भी लाजमी कर लें। दोस्तों में भी ये वीडियो शेयर कर दें। वीडियो भी काफ़ी लेंथी होगी तो आप ये डिटेल से देखेंगे तो आपको काफ़ी चीज़ें समझ आएंगी। अगर आप फिर भी आपको कोई चीज़ नहीं समझ आ रही तो आप डिस्क्रिप्शन में या कमेंट सेक्शन में जाके इसका लिख सकते हैं जो भी आपका कोई क्वेरी है। तो मिलते हैं कि नई वीडियो में, उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।